पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यूहाओ ने जोंगली वू पर आखिरी हमला कर दिया था। अब आगे देखेंगे। बैंगनी सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी। जोंगली वू जोर से कांपा और हिस्टेरिकल तरीके से चीख उठा। उसकी आंखों की चमक पल भर में मंद पड़ गई और धीरे धीरे पूरी तरह रंगहीन हो गई। चाहे कोई भी आ जाए, हुओ यूहाओ उसे मारने के लिए पूरी तरह दृढ़ था। होली गोस्ट चर्च के सेक्ट लीडर के रूप में जोंगली वू को मरना ही था। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। इसी पल से होली गोस्ट चर्च धरती के चेहरे से पूरी तरह मिट चुकी थी। यह दुष्ट सोल मास्टर सेक्ट, जिसने अनगिनत जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया था, हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मानव, तुमने मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ईविल आई टायरेंट किंग की आवाज गूंजी। इसके बाद आसमान से 1 किलोमीटर से भी लंबी गहरे लाल रंग की किरण उतरी, जिसने हुओ यूहाओ और तैंग वुतोंग दोनों को घेर लिया। हुओ यूहाओ पहले भी ईविल आई टायरेंट किंग के हमले का शिकार हो चुका था। उस समय उसने स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पर भरोसा करके किसी तरह आपदा से बचाव किया था और ईविल डीमन फॉरेस्ट से भाग निकला था। लेकिन इस बार वह वही हुओ यूहाओ नहीं था जो अभी अभी सोल सेज बना था। हुओ यूहाओ की आंखों में जोश भर गया। उसके पीछे उसकी विशाल वर्टिकल आई अचानक चमक उठी और गुलाबी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। यह उसका मार्शल सोल ट्रू बॉडी था, आई ऑफ द असुरा। आसमान से उतरने वाली गहरे लाल रंग की किरण की तुलना में हुओ यूहाओ से निकलने वाली गुलाबी सुनहरी रोशनी साफ तौर पर कमजोर लग रही थी। दोनों रोशनियां हवा में टकराईं। उदास बादल जोर से कांप उठे। विशाल गहरी लाल किरण वहीं रुक गई। उसका रंग तेजी से बदलने लगा। उसके चारों ओर बर्फीली नीली रोशनी की एक परत चढ़ गई और वह वापस अपनी मूल दिशा की ओर धकेली जाने लगी। स्पिरिचुअल शॉक। हुओ यूहाओ ने अपने यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल पावर की असली ताकत छोड़ दी थी। क्या? ईविल आई टायरेंट किंग हैरान होकर कर रहा। इसके बाद गहरी लाल किरण तेजी से सिमटती चली गई, यहां तक कि वह सिर्फ 10 मीटर लंबी रह गई। फिर हवा में एक भयानक स्पिरिचुअल तूफान फूट पड़ा। आसमान तुरंत लाल हो गया, मानो खून का समुद्र फैल गया हो। जबरदस्त स्पिरिचुअल तरंगों ने ईविल डीमन फॉरेस्ट के सभी सोल बीस्ट्स को जमीन पर लेटने पर मजबूर कर दिया। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उन्हें ईविल आई टायरेंट किंग के गुस्से का एहसास हो रहा था। यहां ईविल आई टायरेंट किंग ही शासक था। तैंग वुतोंग हुओ यूहाओ के पास आ गई। उसने देखा कि हुओ यूहाओ कितना गंभीर था। सिर्फ एक टकराव के बाद ही उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा था। वह सच में दीतियन को चुनौती देने में सक्षम है। जब उनकी स्पिरिचुअल शक्तियां टकराईं, तो हुओ यूहाओ को ऐसा दबाव महसूस हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हुओ यूहाओ ने अपने अल्टीमेट आइस को स्पिरिचुअल पावर में मिलाया था, जबकि ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल शक्ति उग्र स्पेशल तूफान से भरी हुई थी। यह डरावनी स्पेशल शक्ति लगभग हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल ऑरिजिन को चीर देने वाली थी। चलो ऊपर चलते हैं। हुओ यूहाओ ने तैंग वुतोंग का हाथ पकड़ा। वे ऊपर उठे और प्रोजेक्शंस में बदल गए। पल भर में वे आसमान की ऊंचाई पर पहुंच गए। उसने कसम खाई थी कि वह आसानी से सोल बीस्ट्स को नहीं मारेगा। इस जंगल में बहुत से सोल बीस्ट्स रहते थे। ईविल आई टायरेंट किंग की ताकत को देखते हुए अगर वे जमीन पर लड़ते तो अनगिनत जानें चली जातीं। इसी वजह से वह लड़ाई को आसमान में ले आया। आसमान में मौजूद भारी दबाव गायब हो गया, जबकि भयानक स्पिरिचुअल तूफान उग्र रूप से फैल रहा था। जब हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग उस तूफान को पार कर गए, तब उन्होंने आखिरकार ईविल आई टायरेंट किंग को देखा। वह बेहद विशाल था। वह एक बहुत बड़ी आंख थी, जिसका व्यास 300 मीटर से भी ज्यादा था। उसके शरीर से कुल 81 टेंटिकल्स निकले हुए थे, हर एक लगभग 500 मीटर लंबा, जो हवा में लहराते हुए हिल रहे थे। उसके पीछे सब कुछ गहरे लाल रंग में डूबा हुआ था। वह सोल पावर का एक महासागर था। यही वजह थी कि उसके प्रकट होते ही ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय आ गई हो। ईविल आई टायरेंट, नमस्कार। मैं हुओ यूहाओ हूं। मैं ईविल डीमन फॉरेस्ट में आपकी नींद भंग करने नहीं आया हूं। होली गोस्ट चर्च इंसानी जानें ले रही थी। मुझे उन्हें खत्म करना पड़ा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, हुओ यूहाओ ने शांति से कहा। उसका ईविल आई टायरेंट किंग को नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक था। ईविल डीमन फॉरेस्ट उसी के नियंत्रण में था। सन मून कॉन्टिनेंट के सभी सोल बीस्ट्स उसके अधीन थे। स्पिरिट सिस्टम समय के साथ असर दिखा रहा था। इसे और फैलाने के लिए शक्तिशाली अस्तित्वों की मदद जरूरी थी। अगर वह ईविल आई टायरेंट किंग को स्पिरिट ट्रांसमिशन की संभावना समझा पाता,
तो यह इंसानों और सोल बीस्ट्स के बीच ज्यादा सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में बहुत मददगार होता। इसी वजह से हुओ युहाओ इतना विनम्र था। ईविल आई टायरेंट किंग ने अपनी आंख पूरी तरह खोलकर हुओ युहाओ को देखा। उसकी आवाज गूंजी, मानव, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम अकेले ऐसे इंसान हो जिसने सीधे मेरी स्पिरिचुअल शक्ति को चुनौती दी है। लेकिन तुमने उन इंसानों को मारा है जिनका हमारे साथ समझौता था। मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कीमत चुकानी होगी। हुओ युहाओ ने कहा, ईविल आई टायरेंट, सिर्फ इसलिए इंसानों को कमजोर मत समझो क्योंकि तुम ताकतवर हो। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे डरता हूं। हम किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे। हम बस तुम्हारे साथ शत्रुता नहीं चाहते। अगर तुम दुश्मनी करना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है। तुम खुद देख सकते हो कि क्या तुम हमसे फायदा उठा सकते हो। ईविल आई टायरेंट किंग जोर से हंस पड़ा। उसके 81 टेंटिकल्स हवा में नाचने लगे। आसमान फिर से विकृत हो गया। विशाल स्पिरिचुअल शक्ति हवा में उमड़ पड़ी। सब कुछ ढक लेने वाला दबाव फिर से प्रकट हो गया। हुओ युहाओ इस ईविल आई टायरेंट किंग की काबिलियत से भी प्रभावित था। वह अपनी स्पिरिचुअल सी को शरीर के बाहर प्रकट करके इतनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल तरंगें बना सकता था। हुओ युहाओ को नहीं लगता था कि वह अभी ऐसा कर सकता है। शायद तीसरा सोल कोर बनने के बाद वह भी ऐसा कर पाए। लेकिन जैसा कि उसने कहा था, वह ईविल आई टायरेंट किंग से डरता नहीं था। उसका आत्मविश्वास उसकी क्षमताओं से आता था। मानव, बहुत समय हो गया जब किसी ने मुझसे ऐसे बात की हो। ठीक है, मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अगर आज तुम मेरे हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गए, तो मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा। वरना तुम इस जंगल की खाद बनकर रह जाओगे। यह कहते हुए ईविल आई टायरेंट किंग के 81 टेंटिकल्स गहरे लाल हो गए। वे चारों दिशाओं से हुओ युहाओ और तांग वुतोंग की ओर टूट पड़े। वह वाकई बेहद आक्रामक था। जब उसने अपनी ही सीमा छोड़कर डीतियन को चुनौती देने की हिम्मत की थी, तभी यह साबित हो गया था कि वह कितना उग्र था। उसके लिए यह महसूस करना मुश्किल नहीं था कि टांग वुतोंग अल्टीमेट डुलुओ बनने के बेहद करीब थी। फिर भी उसने उनसे लड़ने का फैसला किया। हालांकि हुओ युहाओ ने कसम खाई थी कि वह सक्रिय रूप से सोल बीस्ट्स को नहीं मारेगा, लेकिन अगर उसे पता हो कि कोई सोल बीस्ट उसकी जान लेना चाहता है, तो वह कोई दया नहीं दिखाएगा। इसके अलावा उसके पास अभी भी एक सोल रिंग की कमी थी। स्पिरिट आइज की 9वीं सोल रिंग। इस दुनिया में ईविल आई टायरेंट किंग से ज्यादा उपयुक्त कोई नहीं था। हुओ युहाओ के पास ट्विन मार्शल सोल्स थे। अगर वह कोई साधारण सोल मास्टर होता, तो ईविल आई टायरेंट किंग के मरने के बाद बनने वाली सोल रिंग को वह कभी अवशोषित नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी ऊर्जा उसके लिए बहुत ज्यादा होती। लेकिन हुओ युहाओ अलग था। उसकी कल्टीवेशन पहले ही अल्टीमेट डुलुओ के बेहद करीब थी। उसके पास ट्विन सोल कोर्स भी थे। उसके लिए ईविल आई टायरेंट किंग की सोल रिंग को अवशोषित करना संभव था। टेंटिकल्स का सामना करते हुए हुओ युहाओ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सीधे अपने डोमेन टाइप एबिलिटीज नहीं छोड़े। ईविल आई टायरेंट किंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। भले ही यह उसके साथ पहली लड़ाई थी, हुओ युहाओ पहले डीतियन का सामना कर चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि ईविल आई टायरेंट किंग और बीस्ट गॉड जैसे अस्तित्व इस दुनिया की छोटी पर खड़े हैं। एक साधारण अल्टीमेट डुलुओ भी उनसे नहीं लड़ सकता। ईविल आई टायरेंट किंग का स्पेशल पावर पर नियंत्रण बीस्ट गॉड से कम नहीं था। यही वजह थी कि उसे लंबी लड़ाई के बजाय अचानक वार से ही जीत हासिल करनी होती थी। अगर ईविल आई टायरेंट किंग अपनी स्पिरिचुअल सी को शरीर के बाहर भी प्रकट कर सकता था, तो उसकी सोल पावर कितनी सघन होगी, यह सोचने वाली बात थी। हुओ युहाओ के शरीर से धुंध उठने लगी। उसका मॉर्निंग ड्यू डैगर पहले से ही उसके हाथ में था। टैंग वुतोंग अभी भी बाएं हाथ में हथौड़ा और दाएं हाथ में भाला थामे हुए थी, और हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरी तरह से उससे जुड़ी हुई थी। ईविल आई टायरेंट किंग का सामना करते हुए भी वे डरे नहीं थे। वे सिर्फ उत्साहित थे। उनकी शक्तियां अभी अभी बढ़ी थीं, लेकिन उनकी नींव पूरी तरह स्थिर नहीं थी। रैंक 95 तक पहुंचने के बाद से उन्हें अपनी कल्टीवेशन को सही ढंग से मजबूत करने का मौका नहीं मिला था। अपनी कल्टीवेशन को बेहतर समझने और नई ताकत पर नियंत्रण पाने का सबसे अच्छा तरीका था लड़ाई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे तब जब हुओ युहाओ ने अकेले 10 सोल मास्टर से लड़ने का सुझाव दिया था। उसी घटना के बाद उसने ट्रांसेंडेंट डुलुओ बनने की नींव रखी थी। ईविल आई टायरेंट किंग भले ही ताकतवर था, लेकिन हुओ युहाओ को पीछे हटने का पूरा भरोसा था। अगर वह जीत नहीं भी सका, तब भी वह बच निकल सकता था। इसी वजह से वह पूरी ताकत से लड़ना चाहता था। वह इसे अपने असली युद्ध अनुभव को बढ़ाने का मौका मान रहा था।
गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए हुओ यूहाओ तांग वूतों के साथ खिसक गया। स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से सिर्फ एक ही इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहा हो, जबकि असल में दोनों ने एक साथ किया था। वे पल भर में 100 मीटर से ज्यादा दूर पहुंच गए। हुओ यूहाओ उस जगह प्रकट हुआ जहां सिर्फ एक टेंटिकल था। उसने अपना मॉर्निंग ड्यू डैगर चला दिया। आसमान में बर्फीली नीली रोशनी की एक छाया चमकी और फिर गायब हो गई। जब टेंटिकल उस बर्फीली नीली छाया से टकराया तो वह गहरे लाल कोड़े जैसा लग रहा था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसके भीतर चमकीली चांदी जैसी रोशनी भी थी। जैसे ही यह रोशनी चमकी, वह बर्फीली नीली रोशनी को चीरने ही वाली थी, लेकिन उसी बर्फीली नीली लाइट ब्लेड से अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी। चांदी और सोने की चमक बारी बारी से चमकी। हवा का तापमान गिर गया। इसके बाद वह ब्लेड उस टेंटिकल के पास से फिसलती हुई निकल गई। ईविल आई टायरेंट किंग दर्द से चीख उठा। उसका एक टेंटिकल हुओ यूहाओ ने सीधे काट दिया था। हुओ यूहाओ और तांग वूतों की आकृतियां बिजली की तरह आगे निकल गईं। जैसे जैसे हुओ यूहाओ ने रफ्तार बढ़ाई, ऐसा लगा मानो वह सीधे टकराने जा रहा हो, लेकिन फिर भी वह बाकी टेंटिकल्स से बच निकलने में सफल रहा। ईविल आई टायरेंट किंग से सीधी ताकत से भिड़ने की बजाय उससे टेक्निक के दम पर लड़ना ज्यादा सही था। टायरेंट किंग को यह पता ही नहीं था कि हुओ यूहाओ के पास मॉर्निंग ड्यू डैगर है। लड़ाई शुरू होते ही वह इसी वजह से नुकसान में चला गया। लेकिन इसी के साथ ईविल आई टायरेंट किंग का गुस्सा पूरी तरह जाग उठा। उसकी पुतली और भी गहरी हो गई। इसके बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर के समुद्र की बाहरी सीमा पर गहरे लाल रंग का एक प्रकाश चक्र उभर आया। ओम! आसमान जोर से कांप उठा। हुओ युहाओ और तांग वुतों को ऐसा महसूस हुआ मानो हजारों हजार नुकीली सुइयां उनकी स्पिरिचुअल सी को भेद रही हों। इसके बाद वे सुइयां उनकी स्पिरिचुअल सी को शरीर से बाहर खींचने लगीं। यह कैसी शक्ति है? हुओ युहाओ चौंक गया। यह उसकी ईविल आई टायरेंट किंग से पहली सीधी मुठभेड़ थी। भले ही उसकी कुल शक्ति डीतियन से कम थी, लेकिन स्पिरिचुअल पावर के मामले में वह निस्संदेह सबसे शक्तिशाली था। अगर कोई कमजोर होता तो उसकी स्पिरिचुअल सी पहले ही शरीर से उखाड़ ली जाती। स्पिरिचुअल सी के बिना कोई इंसान मूर्ख बन जाता। फिर वह कैसे विरोध कर पाता? खुशकिस्मती से हुओ युहाओ और तांग वुतोंग दोनों के पास स्पिरिचुअल सोल कोर्स थे। जैसे ही उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल सी पर वह जबरदस्त खिंचाव महसूस किया, उनके स्पिरिचुअल सोल कोर्स जोर से कांप उठे। उनकी स्पिरिचुअल पावर ने भीतर घुसी सुइयों का विरोध किया। फिर भी वे एक पल के लिए रुक गए। इसी पल का फायदा उठाकर ईविल आई टायरेंट किंग ने अपने टेंटिकल्स से उन्हें जकड़ने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी समय हुओ युहाओ के शरीर से बर्फीली नीली रोशनी चमकी। उसके कंधे पर एक साफ और पारदर्शी घास उभर आई। यह स्टार अनाइस मिस्टीरियस आइस ग्रास थी। हुओ युहाओ को इसे नियंत्रित करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसकी स्पिरिट ने अपने आप हमला कर दिया। स्टार अनीस ओमनीथ्रस्ट, अनगिनत बर्फीले कांटे हुओ युहाओ के शरीर से निकल पड़े। जैसे ही टेंटिकल्स उन कांटों से टकराए, बर्फ के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। आखिरकार वे रुक तो गए और हुओ युहाओ या तांग वूतोंग तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद गहरी नीली तलवार जैसी रोशनी प्रकट हुई। स्नो एम्प्रेस हुओ युहाओ के पास खड़ी थी। उसने अपनी 3 अल्टीमेट टेक्निक्स में से एक अनपैरेलल्ड कोल्ड का इस्तेमाल किया। इस हमले से 10 से ज्यादा टेंटिकल्स उड़कर पीछे जा गिरे। भले ही अनपैरेलल्ड कोल्ड मॉर्निंग ड्यू डैगर जितनी तेज नहीं थी और सीधे काट नहीं सकी, फिर भी अल्टीमेट आइस के असर से वे पूरी तरह जम गए। स्नो एम्प्रेस के बगल में आइस एम्प्रेस प्रकट हुई। उसकी आंखों में जेड हरे रंग की चमक थी। जैसे ही वह मुड़ी, उसका आइस एम्प्रेस ट्रू बॉडी सामने आ गया। उसने अपनी पूंछ मोड़ी और जेड हरे रंग की एक किरण ईविल आई टायरेंट किंग की ओर दाग दी। भले ही हुओ युहाओ ने इस सोल स्किल को तैयार न किया हो, आइस एम्प्रेस अपनी मूल शक्ति कुछ हद तक वापस पाने के बाद इसे इस्तेमाल कर सकती थी। इस समय ऐसा लग रहा था मानो हुओ युहाओ ने खुद अपना मार्शल सोल छोड़ दिया हो। ईविल आई टायरेंट किंग फिर चौंका। उसकी पुतली से काली रोशनी की एक किरण निकली। जब यह किरण उस हरी रोशनी से टकराई तो हवा में अनगिनत चिंगारियां फूट पड़ीं। इसी पल आइस एम्प्रेस ने अपने पंजे जोर से बंद कर लिए। अचानक जमे हुए टेंटिकल्स फट पड़े। आइस एम्प्रेस को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला ईविल आई टायरेंट किंग को चोट पहुंचाएगा। उसका मकसद सिर्फ उसका ध्यान भटकाना और उसे जमे हुए टेंटिकल्स से निपटने से रोकना था। यही करते हुए उसने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल किया। ईविल आई टायरेंट किंग के टेंटिकल्स वाकई बेहद मजबूत थे। आइस एक्सप्लोजन टेक्निक भी उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाई,
सिर्फ कुछ बैंगनी रंग का खून बिखरा। तुम दोनों ने सच में मुझे भड़का दिया है। ईविल टायरेंट किंग गुस्से से दहाड़ा। उसके सारे टेंटिकल्स एक साथ सीधे खड़े हो गए। इसी समय हुओ यूहाओ अभी अभी पहले हुए स्पिरिचुअल हमले से उबर पाया था। उसने हैरानी से देखा कि सामने मौजूद हर टेंटिकल पर ईविल आई टायरेंट किंग जैसी ही एक आंख थी, बस आकार में छोटी। इस वक्त हर आंख से अजीब सी चमक निकल रही थी। जिस टेंटिकल को हुओ यूहाओ ने काट दिया था, उसे छोड़कर बाकी 80 टेंटिकल्स सब मंद रोशनी से चमक रहे थे। यूहाओ, सावधान रहना, स्नो एम्प्रेस चिल्लाई। साथ ही वह घूमी और गायब हो गई। वह अनगिनत बर्फ के कणों में बदल गई और अपने आसपास फैल गई। वह ईविल आई टायरेंट किंग की दिशा में बढ़ने लगी। वह स्नो एम्प्रेस थी, 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में तीसरे स्थान पर। ईविल आई टायरेंट किंग गुस्से से गरजा। उसके 80 टेंटिकल्स से 80 शुद्ध काली किरणें निकलीं। जैसे ही वे छोड़ी गईं, ऐसा लगा मानो आसमान का रंग ही बदल गया हो। स्नो एम्प्रेस जिन बर्फ के कणों में बदली थी, वे हवा में नाचते हुए उन किरणों से बच गए। वैसे भी वे किरणें उसकी ओर नहीं थीं। उनका निशाना हुओ यूहाओ था। हुओ यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से उन सोल रेस की दिशा साफ महसूस कर सकता था, लेकिन उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। स्पिरिचुअल स्तर पर वह आखिरकार ईविल आई टायरेंट से कमजोर ही था। अचानक टंग वुतोंग आगे बढ़ी। वह हो युहाओ के सामने आ गई और उसने अपना क्लियर स्काई हैमर घुमाया। इस बार उसके पीछे एक विशाल काले रंग का हथौड़े का प्रोजेक्शन उभरा। जैसे ही वह हथौड़ा प्रकट हुआ, हवा के साथ उसका आकार तेजी से बढ़ने लगा। पल भर में वह 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो गया। उसने जोर से हवा पर वार किया। यह टैंग वुटोंग का क्लियर स्काई हैमर ट्रू बॉडी था। इसे हो युहाओ भी पहली बार देख रहा था। भयानक धमाकों की आवाज गूंज उठी। पूरा आसमान मानो फटकर ढहने लगा हो। एक जबरदस्त खिंचाव पैदा हुआ, जिससे हुओ यूहाओ और ईविल आई टायरेंट किंग दोनों हल्के से हिल गए। ईविल आई टायरेंट किंग द्वारा छोड़ी गई काली किरणें तुरंत बिखर गईं, लेकिन यह बिखराव सिर्फ एक पल का था। अगले ही क्षण वे सचमुच गायब हो गईं। जब तांग वूतोंग ने उन्हें दोबारा महसूस किया, तो वे पहले ही दोनों के सामने पहुंच चुकी थीं। यह स्पेशल पावर था। ईविल आई टायरेंट किंग ने अपनी स्पेशल और स्पिरिचुअल शक्ति को बेहद अच्छे से मिला लिया था। तांग वूतोंग पीछे नहीं हटी। उसने हथौड़े से उनका सामना किया। इसके बाद उसके शरीर से एक डरावनी मंशा फूट पड़ी। उसके क्लियर स्काई हैमर पर सुनहरे पैटर्न फैलने लगे। इसके बाद हथौड़े को केंद्र बनाकर आसपास की जगह चांदी जैसी हो गई। फिर शून्य में दरारें पड़ गईं। इस बार 80 काली किरणें आखिरकार पूरी तरह खत्म हो गईं। यह भी स्पेशल पावर ही थी, लेकिन तंग वूटोंग की स्पेशल पावर क्लियर स्काई हैमर की अल्टीमेट ताकत के साथ जुड़ी हुई थी। टूटी हुई काली रोशनियां हवा में फट गईं। फिर भी टैंग वुतोंग उस झटके से टकरा गई। उसका शरीर कांपा और उसका क्लियर स्काई हैमर ट्रू बॉडी गायब हो गया। उसी समय उसने हुओ युहाओ को एक विचार भेजा, स्पिरिचुअल नमनेस। इसके तुरंत बाद टैंग वुतोंग सुनहरी रोशनी से चमक उठी। यह इस बात का संकेत था कि वह अपनी कल्टीवेशन की ताकत से ईविल आई टायरेंट किंग का सामना कर रही थी। इसी पल ईविल आई टायरेंट किंग से अचानक एक उग्र और जंगली मंशा फूट पड़ी। उसकी विशाल पुतली ताजे लाल रंग की हो गई। वहां से लाल रोशनी की एक विशाल किरण निकली। यह लगभग 300 मीटर लंबी भयानक किरण थी। स्नो एम्प्रेस जिन बर्फ के कणों में बदली थी, वे सब उसमें समा गए। यह किरण हुओ यूहाओ और तैंग वुतोंग की ओर भी बढ़ रही थी। यह ईविल आई टायरेंट किंग का सबसे शक्तिशाली हमला था। हुओ यूहाओ को सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उसकी स्पिरिचुअल सी दबकर टूटने वाली है। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक आपदा आने ही वाली हो। कुछ हमलों से परखने के बाद ईविल आई टायरेंट किंग ने आखिरकार अपना सबसे ताकतवर हमला कर दिया था। स्नो एम्प्रेस फिर से उसके सामने प्रकट हुई। वह आइस एम्प्रेस के साथ मिल गई। इसके बाद बर्फीली सफेद और जेड हरी रोशनी एक साथ मिलकर आगे बढ़ी। ईविल आई टायरेंट किंग के भयानक हमले की तुलना में आइस एंड स्नो एम्प्रेसेस के प्राइड से निकली। यह किरण सिर्फ 10 मीटर लंबी थी और आकार में बहुत छोटी थी, लेकिन इसने हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग दोनों को सुरक्षित ढक लिया। बूम! हवा में जबरदस्त धमाका गूंजा। ऐसा लगा मानो आसमान में एक विशाल छेद खुल गया हो। भयानक स्पिरिचुअल मंशा और अल्टीमेट आइस की विशाल आभा एक साथ फूट पड़ी। स्पिरिचुअल तरंगें चारों ओर फैल गईं। आसमान में जगह जगह टूटे हुए छेद दिखाई देने लगे, जिन्हें भरने में काफी समय लगा। अत्यंत शक्तिशाली टकराव के कारण पूरा आसमान कांप रहा था। आइस और स्नो एम्प्रेसेस आखिरकार स्पिरिट्स ही थीं, अपने असली रूप में नहीं थीं, वरना
अगर वे मिलकर लड़तीं तो शायद ईविल आई टायरेंट किंग से भी न डरतीं। इस समय वे सिर्फ हुओ युहाओ की शक्ति का सहारा ले सकती थीं, और हुओ युहाओ की कल्टीवेशन स्नो एम्प्रेस की चरम अवस्था से अभी भी थोड़ी कम थी। इस टकराव के बाद हुओ युहाओ थोड़ा पीला पड़ गया। उसकी सोल पावर उफान मार रही थी। वह अभी भी उस सोल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था जो उसके डांटियन में लॉन्ग स्याओयाओ की थी। जैसे जैसे उसकी सोल पावर खर्च हो रही थी, उसके शरीर में दबी हुई सोल पावर हिलने लगी। ईविल आई टायरेंट किंग सच में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब मैं आखिरकार उसके हमले का सीधे सामना कर सकता हूं। ईविल आई टायरेंट किंग का अगला हमला तुरंत नहीं आया। उसकी गंभीर आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने सच में आइस और स्नो एम्प्रेसेस को अपनी शक्ति का हिस्सा बना लिया है। ये वाकई अप्रत्याशित है। लेकिन अपनी इन क्षमताओं के साथ तुम मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आज यही तुम्हारी कब्र बनेगी। उसके टेंटिकल्स फिर से सीधे खड़े हो गए। 80 काली रोशनियां एक बार फिर छोड़ी गईं, और एक बार फिर उन्हें स्पिरिचुअल नमनेस के लिए इस्तेमाल किया गया। ये किरणें स्पेशल पावर के प्रभाव से भरी हुई थीं। इन्हें नष्ट करना बेहद मुश्किल था। इन्हें चकमा देना भी लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से इनका सामना करना बेहद कठिन हो गया था। टंग वूटोंग ने स्पिरिचुअल नमनेस के पहले वार से किसी तरह खुद को छुड़ाया। उसका शरीर चमका और वह फुर्ती से हिलते हुए हुओ युहाओ के पीछे जा पहुंची। हुओ युहाओ के पीछे पहुंचते ही उसके शरीर से बैंगनी सुनहरी रोशनी की एक परत चमकने लगी। वह बेहद गरिमामय लग रही थी और उसके चारों ओर हल्की सी धुंध उठने लगी। हुओ युहाओ नीली रोशनी में चमक उठा। उसका आइसी वॉर गॉड आर्मर तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक गया। उसने मॉर्निंग ड्यू डैगर उठाया और वार किया। उसके शरीर से एक अजीब सा भाव बाहर निकला। यह उत्साह का भाव था। यहां तक कि ईविल आई टायरेंट किंग भी इससे प्रभावित हुआ और उसे भी अजीब सी खुशी महसूस हुई। जो किरणें पहले उसके दुश्मनों को लॉक कर चुकी थीं, वे अचानक मुड़ गईं और हुओ युहाओ की ओर बढ़ गईं, ठीक उसी दिशा में जहां उसने डैगर से वार किया था। अचानक स्पेस में एक दरार खुली और उसने सारी 80 किरणों को निगल लिया। ईविल आई टायरेंट किंग चौंक गया। उसने कहा कि यह कैसी क्षमता है। वह हैरान था क्योंकि उसने महसूस किया कि हुओ युहाओ के वार करते ही उसका उन किरणों पर से नियंत्रण खत्म हो गया था। हुओ युहाओ मुस्कुराया और बोला, स्पिरिचुअल पावर? क्या सिर्फ तुम ही स्पिरिचुअल पावर में विशेषज्ञ हो सकते हो, कोई और नहीं? हाँ, वह इमोशंस की शक्ति का उपयोग कर रहा था। इन वर्षों की ट्रेनिंग और कल्टीवेशन के बाद उसने इमोशंस की शक्ति को लेकर अपनी खुद की समझ विकसित कर ली थी। भले ही यह अभी बहुत गहरी न हो, लेकिन फिर भी उसके लिए काफी उपयोगी थी। अभी उसने खुशी यानी हैप्पीनेस का भाव छोड़ा था। वह वार देखने में भले ही साधारण लग रहा हो, लेकिन असल में वह एक सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल था। ईविल आई टायरेंट किंग की पुतली थोड़ी सिकुड़ गई। उसने कहा, स्पिरिचुअल पावर? बहुत अच्छा लड़के, आज चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हें यहीं खत्म करना होगा। अगर तुम्हें और आगे बढ़ने दिया तो एक दिन तुम सच में मेरे लिए खतरा बन सकते हो। हुओ युहाओ ने आह भरी और कहा, मैं चाहता था कि हमारे बीच सब कुछ शांतिपूर्ण रहे, लेकिन तुमने हालात यहां तक पहुंचा दिए। अब अगर ऐसा है तो मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हें मारना ही होगा। तुम मेरा 9वां सोल रिंग बनोगे। सबसे पहले हमला तुमने किया था। बेरहमी के लिए हमें दोष मत देना। इतना कहते ही हुओ युहाओ के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके शरीर से तेज सुनहरी रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। उसी समय आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस और स्टार अनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास तीनों तुरंत उसके शरीर में वापस समा गए। वह सुनहरी किरण आसमान को चीरती हुई निकल गई। पहले से मौजूद गहरा लाल आसमान एक झटके में फट गया। फिर आसमान से एक और सुनहरी किरण नीचे उतरी और हुओ युहाओ की किरण से जा मिली। उसके शरीर से घनी बर्फीली धुंध फैलने लगी। उसकी पीठ के पीछे विशाल ड्रैगन विंग्स फैल गए। हुओ युहाओ के पीछे खड़ी टांग वुतोंग गायब हो गई। आइसी वॉर गॉड आर्मर की वजह से उसके शरीर में हो रहे बदलाव बाहर से दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके सामने चांदी की रोशनी की एक लकीर उभरी। अगले ही पल वह स्पेस को पार कर गया। ईविल आई टायरेंट किंग चौंक उठा। जब वह सुनहरी किरण हुओ युहाओ के शरीर पर उतरी तो उसे लगा मानो हुओ युहाओ पूरी तरह बदल चुका हो। उसकी पहले की ऑरा पूरी तरह रूपांतरित हो गई थी, जैसे वह रोशनी का ही एक अस्तित्व बन गया हो। ईविल आई टायरेंट किंग की पुतली पहले सिकुड़ी और फिर फैल गई। इस बार वह पूरी तरह गहरे हरे रंग की हो गई। उससे भयानक किलिंग ऑरा फैलने लगी। आसमान भी गहरे हरे रंग में बदल गया। केवल वही सुनहरी किरण बची रही जो हुओ युहाओ पर गिरी थी।
चांदी की रोशनी फिर चमकी। जब हुओ युहाओ दोबारा दिखाई दिया, वह ईविल आई टायरेंट किंग से 100 मीटर सामने था। ईविल आई टायरेंट किंग की टेंटेकल्स गुस्से में उसकी ओर लपकीं, उसे रोकने की कोशिश करते हुए। हुओ युहाओ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मॉर्निंग ड्यू डैगर से वार किया। इस बार जो भावना निकली वह सौरो यानी दुख थी। इस दुख से प्रभावित होकर टेंटेकल्स फिर एक ओर खिंच गईं। ईविल आई टायरेंट किंग की आवाज अजीब हो गई। उसने लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा। हर शब्द के साथ हवा अजीब तरह से मुड़ रही थी। उसकी भयानक स्पिरिचुअल पावर मानो साकार रूप ले रही थी। अगले ही पल लगभग 100 मीटर लंबी गहरे हरे रंग की एक किरण हुओ युहाओ की ओर चली आई। हुओ युहाओ यह नहीं जानता था कि ईविल आई टायरेंट किंग द्वारा छोड़ी गई रोशनी जितनी लंबी होती है उतनी ही कमजोर होती है। यहां तक कि डीतियन को भी लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन ईविल आई टायरेंट किंग को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि हुओ युहाओ इस हमले के बाद भी जैसे असली नहीं रहा। ऐसा लगा मानो उस पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं हुआ। अगर कोई बदलाव था तो बस इतना कि उसके पीछे एक सुंदर मरमेड का प्रोजेक्शन दिखाई दिया। मोहक मरमेड सिंगिंग भी गूंजने लगी। मॉर्निंग ड्यू डैगर बेहद तेज चमक उठा। हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो गई। तापमान -260 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे पास आती टेंटिकल्स की रफ्तार धीमी पड़ गई। यह कैसे हो सकता है? मेरी लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन लगने के बाद भी यह ठीक कैसे है? नामुमकिन। यह नामुमकिन है। ईविल आई टायरेंट किंग दहशत में आ गया। इस पल उसे गहरे संकट का एहसास हुआ। हुओ युहाओ के शरीर से एक शक्तिशाली रोशनी की किरण निकली। इसके बाद उसकी पीठ से एक सुनहरा हथौड़ा उठा और पलक झपकते ही ईविल आई टायरेंट किंग के सामने पहुंच गया। वे बहुत करीब थे। अचानक पैदा हुए दबाव से ईविल आई टायरेंट किंग की पुतली थोड़ी धंस गई। उसने तुरंत अपनी पुतली से एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल बैरियर छोड़ा, जो सुनहरे हथौड़े से टकरा गया। वह बैरियर तुरंत जम गया। फिर उसमें दरारें पड़ीं और चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। ब्लेज अमिडस्ट द फ्रॉस्ट, हेवनली एम्परर्स हैमर। ईविल आई टायरेंट किंग का शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में दूसरे स्थान पर होने के नाते उसने अपनी अद्भुत क्षमता भी दिखाई। इस वार को झेलने के बाद उसकी पुतली गहरे नीले रंग में बदल गई। इसके बाद उसकी पुतली से 3 मीटर लंबी गहरे नीले रंग की रोशनी निकली। जैसे ही यह गहरी नीली रोशनी निकली, समय मानो थम सा गया। मॉर्निंग ड्यू डैगर उठाए हुए हुओ युहाओ उसी पल हवा में जकड़ गया। उसके आसपास की हर चीज तेजी से सिकुड़ने लगी। गहरी नीली रोशनी बहुत धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ आसमान और जमीन दोनों गहरे नीले हो गए। ईविल आई टायरेंट किंग से जुड़ी हर चीज गहरे नीले रंग में डूब गई। स्पेस टाइम लाइट। यह ईविल आई टायरेंट किंग की सबसे ऊंची समझ थी। इसी जबरदस्त स्किल के सहारे वह डीतियन के हाथों से बच निकल पाया था। स्पिरिचुअल पावर और स्पेस की समझ से उसने समय की शक्ति को समझा था। यह टाइम की शक्ति उसकी स्पिरिचुअल ऑरिजिन से जन्मी थी। टाइम की शक्ति जीवों की स्पिरिचुअल ऑरिजिन छीन सकती थी, जिससे उनकी स्पिरिचुअल ऑरिजिन तुरंत कमजोर हो जाती थी। भले ही डीतियन ने उसे गंभीर रूप से घायल किया था, लेकिन स्पेस टाइम लाइट लगने के बाद डीतियन को भी अपनी पीक अवस्था में लौटने के लिए 1000 साल लगे थे। इससे इसकी ताकत साफ दिखती है। जब गहरी नीली स्पेस टाइम लाइट ने हुओ युहाओ को छुआ, तो उसके द्वारा छोड़ी गई बर्फीली ऑरा भी गहरे नीले रंग में बदल गई। उसका पूरा शरीर भी गहरे नीले रंग का हो गया। ईविल आई टायरेंट किंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। स्पेस टाइम लाइट का सामना करके अब तक केवल डीतियन ही जीवित बचा था। असल में स्पेस टाइम लाइट छोड़ने के लिए ईविल आई टायरेंट किंग को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसने इसके लिए अपनी लाइफ एनर्जी तक खर्च कर दी थी। यह जानना जरूरी था कि उसकी अगली कैटास्ट्रोफी नजदीक थी। लाइफ एनर्जी खर्च करना उसके लिए लगभग जानलेवा था। लेकिन हुओ युहाओ ने जो संकट का एहसास उसे कराया था, वह बेहद डरावना था। उसके स्तर पर पहुंचने के बाद वह अपनी संवेदनाओं पर पूरा भरोसा करता था। इसी वजह से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पेस टाइम लाइट का इस्तेमाल किया। ईविल आई टायरेंट किंग का शरीर हल्का सा कांप गया। उसके शरीर से एक तीव्र भावना फूट पड़ी। वह डिसबिलीफ यानी अविश्वास था। हाँ, वह अविश्वास में था, क्योंकि घनी बर्फीली धुंध से चमकती एक तेज धार सीधी उसकी पुतली के बीचों बीच घुस चुकी थी। उस धार को थामे एक आकृति थी, जिस पर अभी भी पहले वाली गहरी नीली रोशनी का हल्का सा असर बाकी था। उसकी पुतली बाहर उभर आई थी और ईविल आई के बेहद पास अटक गई थी। वह अब आइसी ब्लू हो चुकी थी। हाँ, आइसी ब्लू,
न कि रोज गोल्ड। आइसी ब्लू रोशनी की एक लकीर उसकी पुतली में घुस गई। इसके बाद मरमेड सिंगिंग के साथ एक और आइसी ब्लू लकीर फिर से अंदर गई। मॉर्निंग ड्यू डैगर पूरी तरह गायब हो चुका था। वह पूरी तरह उस विशाल आंख में धंस चुका था। भयानक और दर्द से भरी दहाड़ गूंज उठी। पूरा जंगल कांप उठा। कई पेड़ उसी पल चकनाचूर हो गए। ईविल आई टायरेंट किंग पीछे की ओर उछल गया। उसकी एक टेंटिकल ने जबरदस्ती हुओ युहाओ पर वार किया। इसके बाद स्पेस टाइम लाइट की एक और किरण निकली और हुओ युहाओ को हवा में जकड़ दिया। लेकिन ईविल आई टायरेंट किंग खुद बुरी तरह कांप रहा था। उसकी पुतली में आइसी ब्लू लकीरें फैलती जा रही थीं। कोई ताजा खून नहीं बह रहा था, केवल अंतहीन बर्फीली ठंड फैली हुई थी। अब तक भी ईविल आई टायरेंट किंग यह नहीं समझ पाया था कि वह क्यों हारा और कैसे हुओ युहाओ का घातक वार उसे लग गया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।